नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है, यस सर। देखो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो है 1700 में इसकी सीरीज में कुछ लॉज आए, फिर उसके बाद आपने बात किया कि 1808 में एक लॉज आया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग 1808 में एक डाल्टन थे जो फिलोसफर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ठीक है, इस बुक में इन्होंने कुछ प्रपोज किया था। अब प्रपोज करना और इन्वेंट करना में अंतर है। ठीक है, इन्वेंट हम तब करते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कुछ बताएं, वो इन्वेंशन है। प्रपोज करने का मतलब हम ओरली बता देते हैं कि जी ये बात है। लेकिन बात क्या थी कि जो डाल्टन थे वो अपने टाइम के बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो इन्होंने जो लिख दिया या जो बोल दिया वो करीब करीब 100 ईयर्स तक, कितने सालों तक, 100 ईयर्स तक इसको कोई कट नहीं कर सका। ठीक है, 100 ईयर्स तक कोई कट नहीं कर सका। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो मैटर है ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है और इसे कहते हैं एटम। एटम इज, ये एटम जो वर्ड लिया था इन्होंने एटोमियो से लिया था और इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड था, ये ध्यान रखना। तो अब इसके अपार्ट इन्होंने इस एटम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई। बेसिकली मेन तो एटम की ही बताई थी, लेकिन किसके लिए बताई थी? मैटर के लिए। ठीक है, तो मैटर के रिस्पेक्ट में एटम की प्रॉपर्टीज को इन्होंने बताया। अब इस एटम की सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ अगर हम कंपाइल कर दें तो यही हो जाता है जो इन्होंने बताया था, वो होता है डाल्टन एटॉमिक थियरी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कि इस थियरी के क्या पॉइंट्स थे। यस सर। इन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इन्होंने कहा कि सपोज करो हम इतना बड़ा कोई मैटर ले लें तो इसमें बहुत छोटे 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 जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा मैटर का वो होगा एटम, और इसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटा है। ठीक है, पहला पॉइंट, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा कि अगर सपोज करो हम गोल्ड ले ले, ये गोल्ड मेटल है, अगर गोल्ड मेटल है तो गोल्ड के जितने भी एटम होंगे ना वो सब एक जैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, लेकिन इसी के जगह हम यहाँ पे दूसरा सिल्वर ले लें, सिल्वर, तो सिल्वर के जो एटम्स होंगे, इसके जो एटम्स होंगे, ये गोल्ड के एटम से डिफरेंट होंगे, ये गोल्ड के एटम से डिफरेंट होंगे। क्लियर? यस सर। यस थर्ड सर। पॉइंट इन्होंने बताया था कि जो कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं। इन्होंने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अब देखो, पहले से ये बातें आ रही थी। इन्होंने कहा कि सपोज करो एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट वाई है, ये एलिमेंट एक्स का एटम है और ये वाई का एटम है, ये दोनों अगर कंबाइन होकर एक्स वाई बनाते हैं तो ये डिफिनिट रेशियो होगा। अगर इसके आगे 1 1 है तो ये ऐसे जुड़ेंगे, अगर ये एक्स और 2 वाई है तो ये ऐसे जुड़ेंगे, एक्स वाई 2, इस तरीके से जुड़ेंगे, फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, दिस इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि एटम एटम जो है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ, बोलो, मास। अगर मास कंजर्व है इसका मतलब कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो जितने एटम इधर है उतने एटम इधर होंगे। और एटम को डाल्टन ने कहा कि ये इंडिविजुअल है, अगर ये टूट नहीं सकते तो इसका मतलब कंजर्व रहेंगे, मतलब ना ये डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं और ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो, तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, एटम
नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली रीअरेंज। अब रीअरेंज को देख लेते हैं। देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है। जब ये वाटर बनाता है तो कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट अलग है, और यहाँ पे अलग। तो दिस इज बेसिकली रीअरेंजमेंट। तो केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पॉइंट ये है, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। इसमें कहा गया कि जो डाल्टन थियरी है कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये नहीं बता पाए कि एटम कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ये नहीं बता पाए। सेकेंड, गैसियस लॉ ऑफ वॉल्यूम को तो एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉरी, इसको भी कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जब ये पहला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो ये एटम कंबाइन क्यों करते हैं, ये बाद में लेटर चैप्टर्स जब हम देखेंगे रिएक्शंस का, तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि व्हाई एटम्स आर रिएक्ट टू ईच अदर। जब हम ये पढ़ेंगे कि एक एटम अनस्टेबल है, जब ये बताएंगे कि स्टेबल नहीं है या इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम ऑक्टेट रूल बताएंगे, तब हम बताएंगे कि क्यों रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आएगा। अब देखो, हमने दो टर्म पढ़ लिया, एटम एंड मॉलिक्यूल। ये दो टर्म पहले भी आए थे, आज भी आ गए। तो अब हमारे पास है कि इन दो ही चीजों को बहुत अच्छे से करना, एटम और मॉलिक्यूल। तो इसमें पहला टॉपिक आता है कि जो एटम है उसका मास क्या होगा, व्हाट इज द मास ऑफ एटम एंड व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। भाई हमने कहा कि ये एटम है, ये एटम है, तो अब तो पहला ये होना चाहिए कि दिखता कैसा है, यही तो, कैसा लुक है इसका, फिर इसका हाइट कितना है, फिर इसका मतलब हाइट का मतलब साइज कितनी है ये बता दे, फिर इसका मास बता दे। लेकिन एट अ टाइम कितने 1808 में जब डाल्टन थियरी दिए थे, उस टाइम पे हमारे पास टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कोई स्कोप नहीं था। तो हम ये नहीं बता सकते ये कैसा दिखता है, उसकी साइज क्या है, लेकिन ये तो बता सकते थे कि इसका मास कितना है। ठीक है, क्योंकि तराजू तो थे उस टाइम हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये थी कि तराजू इतने भी छोटे नहीं थे कि इनका मास और निकाला इतना जा छोटा। सके, लेकिन यस लेटर सर। ऑन जब डिस्कवरीज हुई तो इसके मास फाइंड आउट हुए। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट, मास ऑफ एटम या एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम। एक्चुअली जो एटम है वो बहुत स्मॉल है, तो इसकी वजह से हम ऐसे मेजर करके, जो आज के डेट में हम कहते हैं मेजर करके निकालना नहीं हो सकता। लेकिन आज जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक कौन सी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस टेक्निक का आपको नाम केवल याद रखना है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर लिखा है तो आपसे पूछा जा सकता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम एटॉमिक मास को भी फेयरली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये जो है 19th सेंचुरी में हम नहीं कर सकते। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने किया क्या, इन्होंने क्या किया कि एक रिलेटिव मास बनाया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लिया, इसको कहा कि ये लाइटेस्ट एटम है और ये लाइटेस्ट एटम पॉसिबल है, तो इसका जो मास था इसको 1 मान लिया गया विदाउट एनी यूनिट। क्लियर? इसी तरीके से कार्बन 12 को, यस सर। इसमें 12 प्रोटॉन थे तो इसको 12 मान लिया गया। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जब लोगों को यह पता चला कि एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1,3, हाइड्रोजन 1,2 और हाइड्रोजन 1,1। इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसे कहा जाता है ट्राइटियम। तब इनको लगा कि अरे नहीं, इसका तो मास अलग हो जाएगा, इसका मास अलग हो जाएगा, इसका मास अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले इनको नहीं पता था
जब ये पता चला तब उन्होंने कहा ये अलग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई एक हाइड्रोजन है, इसमें 3 अगर मासेस हैं, तो अब हमें हाइड्रोजन का अगर हमें मास देना है तो हम क्या करें कि इसका एवरेज मास निकाल लें, इन तीनों का एवरेज, इस प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का। ठीक है, तीनों का, प्रोटियम को बेसिकली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, HDT। तो इन्होंने कहा कि तीनों का एवरेज निकाल लें। अब एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? आपके क्लास में अगर आपने मार्क्स मिले हैं तो आपका एवरेज निकाला जा सकता है ना, कि क्लास को कितने एवरेज मार्क्स मिले। यस सर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जितने नंबर्स होते हैं, देखो जितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स की वैल्यू को जोड़ देते हैं और नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यही ना। हर एक नंबर की वैल्यू को जोड़ देंगे और उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर होगा, इनके टोटल नंबर से। क्लियर? ये अभी करेंगे, आगे आएगा, टेंशन न लो। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या कहा कि जो सिस्टम एक अडॉप्ट किया उसमें इन्होंने ये बोला कि अगर हम यहाँ पे जो यूनिट नहीं ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि कुछ तो यूनिट लेनी पड़ेगी, तो इसको इन्होंने कहा कि हम इसे एटॉमिक मास यूनिट बोल दें, क्योंकि एटम का मास है तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ये बोल दिया। इसे चार्ट में लिखा गया AMU। बाद में हम इसी को बताएंगे कि इसी को U भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, ये भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये अभी आगे आएगा। सर AMU और यूनिफाइड यू में कोई ये डिफरेंस एक ही तो एक नहीं है? बात है, ये दोनों एक ही है। हमने तो बोला ना किसी को बोला गया। सर अगर पेपर में कुछ दोनों में से कुछ भी लिख दिया तो मार्क्स कम कटेंगे ना? एक ही बात है, फिर क्यों गलत, क्यों मार्क कटेंगे, क्यों मार्क कटेंगे बताओ। यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। At present AMU has been replaced by U which is known as unified mass। मैं कुछ गलत क्यों बताऊंगा आपको, बताओ। नो सर, मैं बस वैसे कंफर्म कर रहा था कि दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी को तो रिप्लेस करके लिखा गया है। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज AMU। तो AMU को डिफाइन किया गया कि इट इज द 12th part of the mass of one carbon atom। ठीक है, AMU को ये डिफाइन किया गया। AMU क्या होगा? जो कार्बन एटम का मास होगा उसका 12th पार्ट होगा। तो इन्होंने कहा कि कार्बन, पहले तो देख लो इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू आती है एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, अब इन्होंने निकाला कैसे होगा, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम कार्बन 12 की बात करते हैं तो इसका मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसमें कहें कि ये 1 मोल है तो इस 1 मोल कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हम 12 ग्राम ले लेते हैं तो ये आगे आएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो 12 ग्राम में अगर इतने एटम हैं तो एक एटम का मास कितना होगा? बोलो, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास कितना होगा? जितना टोटल मास है, टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम कर दे। तो टोटल मास है 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? यस सर। ये हो गया मास ऑफ 1 एटम, हो गया मास ऑफ 1 एटम हो गया। और
डिफिनीशन क्या कहती है, ये है आपकी डिफिनीशन, देखो इन्वर्टेड कामा में कर दिया, इट इज दी 1/12 ऑफ दी, 12th का मतलब क्या, 1/12 ना, पार्ट ऑफ दी मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जितना मास आया उसका भी 1/12 कर दो। चलो यहाँ पे कर देते हैं 1/12 इंटू 12 अपॉन 1.6 सॉरी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दे। यस सर। सर 12 से 12 को कट कर दो, बोलो 1/6 क्या जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इस 23 को ऊपर ले जाओ, क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23। इसको डिवाइड करोगे तो करके देख लो कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10 टू द पावर -23 होगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1. देखो डेसिमल को किधर ले जा रहा है, राइट साइड, तो इसको एक माइनस और बढ़ा देंगे, तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 1 AMU। कैसे निकाला गया था बता दिया हमने आपको, क्लियर? यस सर। चलो इरेज कर दो, समझ में आ गया तो? सर एक सेकंड, कभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया कभी। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमने बता दिया था आपको कि एमयू को यूनिफाइड मास कहते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक मासेस है, ऑक्सीजन का जो है 15.99, इसी के बेसिस पे एमयू में लिख दिया गया। ऑक्सीजन का होता है 16, एग्जैक्ट होता है कितना 15.99, तो इसको 16 लिख लो या फिर 15.99, एक ही बात है। इसी को इन्होंने एएमयू में अब रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, क्लियर? और ये जो है ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये ध्यान रखना, ये एवरेज है, क्योंकि हर एटम के पास क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं, मोस्टली एटम के पास क्या है, आइसोटोप्स है, तो इसलिए एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। तो अब ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं आइसोटोप के मास से, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर? यस सर। Thanks for watching. If you like my videos, please subscribe the channel.